हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स आपके पास मेंशन किए हैं इंग्लिश पेडागोजी के नीचे आपके पास जो है वो चीज़ें दी हैं कि आपको उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो उन पॉइंट्स को जो ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को उन सभी पॉइंट्स की जो है वो नॉलेज यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी की 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और लास्ट 50 क्वेश्चन हम जो है आज की क्लास में करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम पे क्लास को विजिट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे जाके जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जिनके पास आज क्लास पहुंच रही है और वो क्लास 3rd देख रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की, तो आप पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट पे जाके जो है वो साइकोलॉजी जेबीटी 2025-26 करके आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहाँ से आप जो है वो कवर कर दीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने जो है साइकोलॉजी के अंदर कवर किए हुए हैं, उनको आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाए। टाइमिंग आप लोगों को मैं बता दूं, डेली 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिलती है और जो भी आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, जितना जल्दी हमारे पास जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों का जो है वो साइकोलॉजी के अलावा साइंस के क्वेश्चन जो भी है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो मेरी कोशिश अपनी तरफ से ये रहेगी कि आपके जो साइकोलॉजी के सिलेबस से पहले पहले जो है हम इन चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, मतलब आपकी जेबीटी का एग्ज़ाम होने से पहले पहले हम इन सारी चीज़ों को कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास में हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे अप्रोचेस टू टीचिंग इंग्लिश, कि अगर हमने टीचिंग इंग्लिश करनी है, यानी कि इंग्लिश को सिखाना है, टीच करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं, ये आपके पास है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपके पास है जो अप्रोचेज हो सकती हैं। आपने सुना होगा कि आपकी डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है ना, या फिर आप कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज है हमारे पास। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड एम्फेसिस। जो डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं ना, इसी के अंदर हमने जो है वो स्किल्स के बारे में भी पढ़ा था कि लैंग्वेज की 4 स्किल्स है हमारे पास, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्लास में उन चीज़ों के बारे में, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि जो डायरेक्ट मेथड है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करता है। तो जो हमारी एक लैंग्वेज है, आपको जो है वो किसी को भाषा बोलनी, स्पीकिंग सिखानी है। इस क्वेश्चन को हमने उस तरीके से देखा था पहले, कि अगर आपको किसी को स्पीकिंग सिखानी है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो। तो डायरेक्ट मेथड एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर करता है, ये एम्फेसिस करता है आपके टारगेट लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, आपने जो बोलनी है, स्पीकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकसेस ऑन। जो यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या आता है, जिसका यूज़ हम बोलने के लिए करते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, फ्लुएंसी कितनी है धारा प्रवाह बोलने का, या ग्रामर कितना है, कैसा है आपका, या राइटिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, फ्लुएंसी। क्योंकि कम्युनिकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे बोलने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में भी आप लोगों को जो है वो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है आपकी फ्लुएंसी के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट हमने किस थोड़े से अलग वे में वहाँ पे देखा था। बात वही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक आ जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब ये स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो, कल हमने जो है वो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि आपका एक जो आप वाक्य बना रहे हो, वाक्य की संरचना, सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किस चीज़ के ऊपर बल देता है, स्ट्रेस करता है वर्ड के ऊपर, साउंड्स के ऊपर, सेंटेंस पैटर्न के ऊपर, ऐसे के ऊपर। तो ये सेंटेंस पैटर्न के ऊपर जो है वो स्ट्रेस देता है। सेंटेंस का पैटर्न, वाक्य का क्या पैटर्न होना चाहिए, स्ट्रक्चर से ही हमें आइडिया लग जाता है कि उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो लिंगुअल मैथड इज यूज्ड ऑन।
ऑडियो लिंगुअल का मतलब है जहां पर आप, ऑडियो का मतलब होता है जहां पर आप सुन सकते हो, लिंगुअल यानी कि आप बोल सकते हो, यह है ना, यानी कि जहां पर आप बोल भी रहे हो, और ऑडियो लिंगुअल सुन भी रहे हो बोल भी रहे हो, ऐसे मेथड को बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ऑडियो लिंगुअल कॉग्निटिविज्म के ऊपर है। कॉग्निटिविज्म का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानवाद, जहाँ पे आपके दिमाग से संबंधित चीजें आती है। बिहेवियरिज्म व्यवहार से संबंधित, ह्यूमनिज्म मानवतावाद से संबंधित, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से संबंधित। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो किस चीज से है, जहाँ पे आप बोल भी पा रहे हो, है ना, और सुन भी पा रहे हो, तो ये किस चीज से रिलेटेड है आपके पास यहाँ पे, बिहेवियरिज्म। आपके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये मेथड आपके बिहेवियर को शो कर रहा है कि आप यहाँ पे बोल भी रहे हो सुन भी रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय, जो नेचुरल अप्रोच है वो किसने यहाँ पर दी है, स्किनर ने दी है, चॉम्स्की ने दी है, क्रेशन ने दिया, ब्लूम ने दिया। करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, क्रेशन ने दिया है। क्यों, क्योंकि जो स्किनर है इन्होंने क्या दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके अलावा जो चॉम्स्की हैं, चॉम्स्की ने जो है वो क्या दिया था, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज की कैपेसिटी जो है, या लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो इनेट होती है, जन्मजात होती है। बच्चा जन्म से ही जो है वो भाषा को बोलना जानता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो है एलएडी का कॉन्सेप्ट भी दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और ब्लूम है, इन्होंने जो है वो 3 डोमेन बताए थे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। तो नेचुरल अप्रोच के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, क्रेशन इन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलिंगुअल मेथड का मतलब क्या होता है, तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई से ही हमें पता चल जाता है टू, और लिंगुअल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो जहाँ पे ओनली इंग्लिश बाइलिंगुअल मेथड यूजेस, वो क्या यूज करता है, सिर्फ इंग्लिश को। ओनली मदर टंग, सिर्फ मदर टंग को। बोथ लैंग्वेजेस या ट्रांसलेशन ओनली, तो बोथ लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज को यूज करता है बाइलिंगुअल मेथड में कोई भी पर्सन। अब आ जाते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच। एक आपने सुना होगा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसमें हमने देखा सेंटेंस के पैटर्न को हम देखते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक होता है एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मैथड्स बोलेंगे। 2 मैथड्स यहाँ पर मिक्स है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिचुएशनल अप्रोच एम्फेसिस। जो सिचुएशनल अप्रोच है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करती है, रूल्स के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, राइटिंग के ऊपर। तो सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हम बोलते हैं ना कि बच्चे को कैसे स्टडी करानी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को बेस मान के, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी करवा देना, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जो है उसको कोई चीज़ सिखानी है, पढ़ानी है। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन। हम बोलते हैं कि बच्चे को जो लर्निंग करवानी है वो कैसी होनी चाहिए, वो टास्क बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कोई टास्क होना चाहिए, उस पर आधारित होनी चाहिए, ऐसे ही हर कुछ नहीं करवा देंगे। तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ग्रामर ड्रिल्स के ऊपर, मीनिंगफुल टास्क के ऊपर, ट्रांसलेशन के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर। तो जो टास्क बेस्ड होती है वो मीनिंगफुल होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टीचर्स रोल इन सीएलटी। जो टीचर का रोल होता है, हमें पता है कि जहां पर भी टीचर के रोल की बात आती है क्लासरूम के अंदर, वो फैसिलिटेटर की तरह होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ड्रिल का पता है आपको, ड्रिल क्या होता है, एक तरीके का अभ्यास, प्रैक्टिस। तो ड्रिलिंग इज यूज्ड इन, ड्रिलिंग जो है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, नेचुरल अप्रोच में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में, सीएलटी में, कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो कहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, रचनावाद। तो ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कहाँ पे की जाती है, जब आपने जो है वो बोलना भी है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में आप जो है वो अभ्यास कर रहे हो, आपने बोलना सीखना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बार बार किसी चीज़ की ड्रिल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि बिहेवियरिज्म किससे रिलेटेड है, आपके पियाजे से रिलेटेड, स्किनर से रिलेटेड, बायगॉत्स्की या चोम्स्की। तो बिहेवियरिज्म आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, स्किनर से रिलेटेड आता है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जो स्किनर है वो एक व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके पैवलव हैं, ये भी व्यवहारवाद के समर्थक हैं। आपके थॉर्नडाइक हैं, ये भी व्यवहारवाद के समर्थक हैं।
उसके अलावा आपके स्किनर हैं, ये भी व्यवहारवादी हैं, क्योंकि स्किनर ने जो है वो डॉग के ऊपर स्किनर ने जो है वो आपके रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पीजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की थी, बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की थी। ठीक है, जीन पियाजे हैं, इन्होंने जो है वो आपके पास जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, 4 स्टेजेस दी हैं। वाइगोत्स्की ने जो है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और चॉम्स्की हैं, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या लैंग्वेज के बारे में बताया है। अब आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म सपोर्ट। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है? जो रचनावाद है वो किस चीज़ का समर्थन करता है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ पर बच्चा जो है वो क्या करता है, रचना करता है, खुद चीज़ों को क्रिएट करता है। तो ये कैसी लर्निंग होती है जहाँ पर रचना कौन करेगा? बच्चा करेगा, यानी कि ये लर्नर सेंटर्ड लर्निंग होती है, ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी आधारित अधिगम वो यहाँ पे करता है। अब आ जाते हैं CLT एम्फेसिस। CLT जो है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता है? फ्रॉम ओवर मीनिंग, मीनिंग के ऊपर, मीनिंग ओवर फॉर्म या रूल्स या ट्रांसलेशन, करेक्ट आंसर होगा मीनिंग ओवर फॉर्म, यानी कि मीनिंग के ऊपर फोकस करता है फॉर्म के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ड्रॉबैक इज। अब हमारे पास जो है वो मेथड आ जाते हैं, कौन कौन से हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ड्रॉबैक क्या है? एक वोकैबुलरी की ग्रोथ होती है इससे, स्पीकिंग स्किल नेग्लेक्ट होती है, रीडिंग की हैबिट बढ़ती है, राइटिंग स्किल होती है। तो हम ड्रॉबैक पूछ रहे हैं, तो ड्रॉबैक का मतलब है कुछ ना कुछ कमी रह रही है, यानी कि स्पीकिंग स्किल यहाँ पर निग्लेक्ट होती है, ये हो जाएगा। ठीक है, वोकैबुलरी तो बढ़ेगी ग्रामर की, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, आप पढ़ोगे उसको, रीडिंग की हैबिट लिखोगे, राइटिंग हैबिट सब होगी, लेकिन बोलते नहीं हो आप उस टाइम पे, तो ये आपका जो है जब ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये आपके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेवे मेथड इज बेस्ट फॉर। हम बोलते हैं कि बच्चों को हमें कैसे सिखाना है? प्ले के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, क्रिया करके हमने सिखाना है बच्चे को। तो ये मेथड जो है वो किसके लिए बेस्ट है? ये एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जो है, जो 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग शुड मूव फ्रॉम। हम जब बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल से सिंपल की तरफ होनी चाहिए, या अमूर्त से मूर्त की तरफ होनी चाहिए, या नोन टू अननोन यानी कि जिनको जानते हैं पहले वो करना चाहिए, फिर अननोन चीज़ें, या पहले ग्रामर करना चाहिए और फिर उसका यूज़ करना चाहिए? किस की तरफ हमें जाना चाहिए? इन्हें हम मैक्सिम्स कहते हैं। ठीक है सॉरी। तो लैंग्वेज लर्निंग किसकी तरफ मूव करती है? जब हमें कोई लैंग्वेज को सीखना है तो जो हम जानते हैं उससे ना जानने वाले की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नोन टू अननोन की तरफ हमें जाना चाहिए जब हमें किसी को लैंग्वेज सिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग एंड रीडिंग आर। इन क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपकी लिसनिंग और रीडिंग है, देखो LSRW, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लिसनिंग और रीडिंग। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ग्रहण कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे यहाँ पर? जब ग्रहण कर रहे हैं यानी कि रिसेप कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रिसेप्टिव स्किल्स कहेंगे हम इन्हें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो दो हैं, हम बोल के, स्पीकिंग यानी कि बोल के, W मीन्स राइटिंग, लिख के हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट आगे को उनको जो है वो देते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेप्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर करेक्शन इन CLT इज। जो आपकी CLT है उसमें एरर करेक्शन क्या होनी चाहिए? हमें इग्नोर करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सिलेक्टिव होनी चाहिए, या प्यूनिटिव होनी चाहिए? तो एरर जो करेक्शन है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें एरर करेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है एलिमेंट्री लेवल पे सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? आप बच्चों को लेक्चर दोगे, ग्रामर को ट्रांसलेट करने के लिए बोलोगे, एक्लेक्टिक अप्रोच यानी कि मिक्सचर ऑफ अप्रोचेस का यूज़ करोगे, या डिक्टेट करने को बोलोगे, जैसा आप बोलोगे उसके पीछे पीछे वो डिक्टेट करेगा? तो एक्लेक्टिक अप्रोच को आपको वहाँ पे अपनाना है, मिक्सचर, दो अप्रोचेस को इकट्ठा करना है आपने वहाँ पर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लुएंसी रेफर्स टू, फ्लुएंसी किस चीज़ को रेफर करती है? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपका धारा प्रवाह देखा जाता है कि आप किस फ्लो से बोल रहे हो, आपकी स्पीड एंड ईज ऑफ स्पीकिंग, कि आपकी स्पीड क्या है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं फ्लुएंसी के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी रिलेटेड टू, एक्यूरेसी किस चीज़ से रिलेट करती है? आपकी स्पीड से, आपके करेक्ट यूसेज से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके एक्सपोजर से, कि आपको कितना एक्सपोजर मिला है। आपकी एक्यूरेसी आपके सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। मेन है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हो। एक्यूरेसी करेक्ट यूसेज से, अगर आप गलत पढ़ रहे हो तो आपके जो लैंग्वेज है उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, है ना। तो ये सारे में सबसे मेन है आपके पास करेक्ट यूसेज, की अगर अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो एक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन इज, अब हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, है ना, एक्वायर कर रहे हैं। तो लैंग्वेज को जब हम, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो कॉन्शियस होती है, यानी कि आप चेतना में रह के जो है सीख रहे हो, ये नेचुरल होती है या फोर्स्ड होती है या एग्जाम बेस्ड होती है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन आपकी नेचुरल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लैंग्वेज एक्विजिशन नॉर्मल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीएलटी क्लासरूम किस चीज़ को एनकरेज करते हैं? साइलेंस को, इंटरेक्शन को, मेमोराइजेशन को, ट्रांसलेशन को। तो ये इंटरेक्शन को, ताकि दोनों के बीच में अंतःक्रिया हो सके, उस चीज़ को ये इंक्रीज करती है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सिंगल मेथड सूट बिकॉज, कोई भी सिंगल मेथड जो है वो सूट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लर्नर्स डिफर होते हैं, टीचर्स डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, सिलेबस डिफर होता है, एग्जाम्स डिफर होते हैं। तो हमारे पास मेन कौन है? बच्चा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हर बच्चा अलग अलग है, उसके नीड, इंटरेस्ट सभी अलग अलग है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट से रिलेटेड। टीचिंग एड आर यूज टू, टीचिंग एड जो है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम बोलते हैं, या सहायक सामग्रियाँ होती हैं, किस चीज़ के लिए लाई जाती हैं? ताकि बच्चे का क्या हो सके, टाइम वेस्ट हो सके, इंटरेस्ट बढ़े, या क्लास को कंट्रोल किया जा सके, या होमवर्क दिया जा सके। क्लास भी कंट्रोल होगी, लेकिन मेन क्या चीज़ है? आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड्स बनाते हो ना, इस तरीके से दिखता है, एक तरफ आपको पिक्चर दिखेगी, एक तरफ उसका लिखा हुआ दिखेगा कुछ। तो फ्लैश कार्ड जो है वो टीचिंग में किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? मेनली फ्लैश कार्ड किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? वोकैब के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको वोकैबलरी सिखानी है ना, वर्ड मीनिंग सिखाने हैं, तो आप उस चीज़ के लिए यूज़ करोगे वोकैबलरी को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है ऑडियो एड एग्जाम्पल इज, ऑडियो एड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑडियो जिसको आप सुन सकते हो, चार्ट को आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पे विजुअल है, ब्लैक बोर्ड है आप देख सकते हो, ये भी विजुअल है। वीडियो, यहाँ पे ऑडियो वीडियो की बात करते हैं, टेप रिकॉर्डर है जिसको आप सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑडियो एड का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब है ऑडियो विजुअल एड एग्जाम्पल। ऑडियो विजुअल का मतलब है जहाँ पे आप उसको सुन भी सकते हो और उसको देख भी सकते हो। टेलीविजन हो जाएगा जिसको आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, चार्ट को देखा जा सकता है, फ्लैश कार्ड को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लास इम्प्रूव, बोलते हैं ना स्मार्ट क्लासरूम्स बने हुए हैं स्कूल्स में। तो जो स्मार्ट क्लास होती है, ये स्मार्ट क्लास है यहाँ पे। तो स्मार्ट क्लास किस चीज़ को इम्प्रूव करती है? रटने की अधिगम को, रोट लर्निंग को, विजुअल अंडरस्टैंडिंग की, आप उसको आराम से अच्छे से देख सकते हो, आपके कन्फ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए, उससे बड़े आपके मेमोराइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो स्मार्ट क्लास में आप उनको देख सकते हो वहाँ पे, यानी कि आप जो है वो विजुअल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, रिसोर्सेज जो है वो किसको देखते हुए, इन चार में से किसको हमें ध्यान पे रखना है, उसको ध्यान पे रखते हुए हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें बच्चे की नीड, बच्चा मेन होना चाहिए, हमें बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट को ध्यान पे रखते हुए रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड शुड बी, जो ब्लैक बोर्ड है वो कैसा होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड ओवरलोडेड होना चाहिए, जब आप लिख रहे हो ओवरलोडेड हो गया, बच्चे को पता ही नहीं लगेगा, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। नीट एंड क्लियर होना चाहिए, डेकोरेटिव होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो क्या होना चाहिए?
नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको नीट एंड क्लीन रखो, हर टाइम पे उसको भरा नहीं रखना है, ठीक है, पता ही नहीं लगेगा कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लैब हेल्प्स इन, जो लैंग्वेज लैब्स होती है ना, बोलते हैं ये लैंग्वेज लैब है, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज की लैब है, इंग्लिश लैंग्वेज की लैब है, हिंदी लैंग्वेज की लैब है, तो वो किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, ताकि आप अच्छे से क्लियरली बोल पाओ, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर। नेक्स्ट है, सप्लीमेंट्री मटेरियल इज यूज्ड टू, हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री मटेरियल क्यों यूज किया जाता है, सप्लीमेंट्री यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब आप जो है वो +1 +2 वाले में जाते थे, सप्लीमेंट्री बुक्स आती थी आपके पास, ठीक है, हेल्प बुक एक टाइप से, तो वो क्या करती थी, आपकी टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करने वाली होती थी, आपके टेक्स्ट बुक को सपोर्ट करती थी, कंफ्यूज करती थी लर्नर को, अवॉइड करती थी सिलेबस को, तो ये हमारी सपोर्ट टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है, जैसा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होता है आपके इनमें भी वही होता है, बट फर्क क्या है, थोड़ा सा इजी वे में मिलेगा, एक जगह पे आपको आंसर्स मिलेंगे, आपके बुक में वैसी चीज़ नहीं होती है, तो ये सपोर्ट टेक्स्ट बुक होती है, आपको सपोर्ट करती है सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टीचिंग रिसोर्सेज इज, इफेक्टिव टीचिंग रिसोर्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लर्नर फ्रेंडली होते हैं या रिजिड, तो इफेक्टिव टीचिंग रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके जो लर्नर फ्रेंडली हो, यानी कि जिनके लिए बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा महंगे नहीं हो कि आप जो है उन टीचिंग रिसोर्सेज को ना यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब आपको मैंने कुछ असेसमेंट के पॉइंट्स बताए थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसी होती है, जहाँ पे हम डायग्नोज करते हैं, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब होती है, टीचिंग के बाद होती है, उसके दौरान होती है, उससे पहले होती है, या लास्ट में होती है, तो जब उसको प्रॉब्लम होती है ना उस दौरान हम इस चीज़ को करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ड्यूरिंग टीचिंग के लिए असेसमेंट की बात आ रही है ना, तो ड्यूरिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग व दौरान, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिव। आफ्टर टीचिंग या आफ्टर एग्जाम बोल दो उसके बाद, तो हम यूज़ करेंगे समेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्नोज करना है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, रीजन को फाइंड आउट करता है, डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करेगी आपकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, लेकिन वो होगी कब, टाइमिंग पूछा है तो वो आपकी पहले होगी, बीमारी हो गई है, बीमारी से पहले डायग्नोज करेगा डॉक्टर, तो ये बिफोर टीचिंग होगी, ऑप्शन सी। तीनों मैंने यहाँ पे बता दिए और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल इज बेस्ट असेस्ड थ्रू, अगर आपको राइटिंग स्किल को असेस करना है, उसका आकलन करना है, तो आप कैसे देखोगे कि इसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, ओरल टेस्ट लोगे तो आपकी स्पीकिंग होगी, डिक्टेशन होगा तो उससे भी स्पीकिंग होगी और लिसनिंग होगी, राइटिंग कंपोजिशन, तो आप रिटर्न कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ कंपोजिशन लिख रहे हो, उससे आपकी जो है वो राइटिंग स्किल को असेस किया जा सकता है, ऑप्शन सी। स्पीकिंग स्किल को कैसे असेस किया जा सकता है, जब आप कुछ बोलोगे तो आप साइलेंटली रीड कर रहे हो, उससे थोड़ी ना होगा, तो रोल प्ले जब आप करोगे, एक नाटक करोगे, किसी रोल को प्ले करोगे, तो आपकी स्पीकिंग स्किल आपके डायलॉग्स के थ्रू वहां पे असेस होगी कि आप क्लियरली बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज असिस्ट बाय, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को असेस करना है तो आप कैसे असेस करोगे, डिक्टेट करोगे, रीडिंग मतलब पढ़ने से रिलेटेड है, तो डिक्टेशन में क्या होता है, आप उसके पीछे बोल रहे हो, एमसीक्यूज में तो कोई चीज़ नहीं हम चेक कर सकते, स्पेलिंग टेस्ट है, आप जो स्पेलिंग वो कर रहा है, आप उसको स्पेलिंग टेस्ट ले रहे हो, आप उसको उससे लिखवा रहे हो वो चीज़, है ना, और ऑब्जर्वेशन हुआ, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज असिस्ट बाय, रीडिंग है, आप एमसीक्यू रीड करवा सकते हो, बाकी क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस इसके साथ में फिट नहीं बैठ रही है, तो एमसीक्यूज भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने अभी आप लोगों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, जो फॉर्मेटिव होती है वो कब होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाले, ये ऊपर वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैं यहाँ पे आपके सिलेबस में मैंशन है तो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो कि आपके क्लास के दौरान होती है,
है ना। फाइनल में, एनुअल में 1 टाइम कंटिन्यूस होती है, लगातार होनी चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसा नहीं कि एक बारी में ही करनी है। समेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन, जो आपकी समेटिव असेसमेंट है ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, फाइनल आउटकम क्या निकल कर आ रही है, लास्ट में आपके पेपर में कितने मार्क्स बन के आ रहे हैं, वो है आपके पास समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अभी इस चीज़ के बारे में भी मैंने बात की थी, रेमिडियल टीचिंग के बारे में। तो रेमिडियल टीचिंग किस चीज़ को फॉलो करती है, पनिशमेंट को, रीअसेसमेंट को फॉलो करती है, प्रमोशन को या इग्नोरिंग को करती है। तो रेमिडियल क्या होती है, पहले एक हमने डायग्नोस किया, डायग्नोस के बाद हम उस चीज़ का क्या करते हैं, इलाज करते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप रीअसेस कर रहे हो उस चीज़ को, पहले आपने रीज़न को फाइंड आउट किया, उसके बाद आप जो है वो रेमिडियल टीचिंग फॉलो करती है कि आप दोबारा उसकी असेसमेंट कर रहे हो। आप वो दोबारा उस चीज़ की जो है वो, अगर एक बार डॉक्टर दवाइयाँ देता है फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोबारा जाते हैं ना वहाँ पे, तो वही रीअसेसमेंट होती है। देखो, अगर आप ऐसा सोचोगे ना, इस क्वेश्चन को डालोगे आप, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो वेल एंड गुड। बट अगर नहीं मिलता है, सिलेबस तो हम वही कवर कर रहे हैं ना, आप अपना दिमाग लगा के वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपने डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट चाहिए, वहाँ पे आ भी सकता है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आ सकता है, लेकिन बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं देखने हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट शुड बी, जो असेसमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, बायस्ड होनी चाहिए, फियर बेस्ड होनी चाहिए, डर के आधारित, या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम किसी को असेस कर रहे हैं तो हम किसी के लिए कोई पॉइंट्स देख रहे हैं, किसी के लिए कोई पॉइंट देख रहे हैं, अपनी मर्जी से हमने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है किसी को असेस करने का, वैसा नहीं करना है। तो असेसमेंट कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसे मानदंड होने चाहिए, जैसे हम करते हैं ना। अब मैं बोलूँ आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा इसी क्वेश्चन के कि असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं कि किसी ने अपने अकॉर्डिंग बोला कि बायस भी हो सकती है, डर भी होना चाहिए असेसमेंट करते टाइम, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, नहीं, सबके लिए एक ही आंसर होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फीडबैक शुड बी, हम जब भी स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं तो फीडबैक कब दी जानी चाहिए, टाइमली दी जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम जो है वो वेट कर रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं है तब हम फीडबैक का क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड असेसमेंट हेल्प्स इन, एक अच्छी असेसमेंट होती है ना, हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो अच्छा आकलन किस चीज़ के लिए हेल्प करता है बच्चे का, हम अगर हम आकलन कर रहे हैं रैंकिंग के लिए, पनिशमेंट के लिए, या लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या कंपैरिजन के लिए, तो अच्छी असेसमेंट वो होती है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, लर्निंग इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इज, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि मूल्यांकन क्या है, एक प्रोडक्ट है, या मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पनिशमेंट है, या कंपटीशन है। तो ये हमारे पास जो इवैल्यूएशन है, ये एक टाइप का क्या निकल कर आता है, आपके पास यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सामने है सारी चीज़ें, कि ये इवैल्यूएशन एक प्रक्रिया है, जैसे आपके पास जो है वो मेजरमेंट एक प्रक्रिया है, असेसमेंट एक प्रक्रिया है, इवैल्यूएशन भी एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम लास्ट में देखते हैं, हम मार्क्स देते हैं उसको लास्ट में, जजमेंटल करते हैं हम लास्ट में कि कितनी चीज़ें समझ में आई, जजमेंट लगाते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होती है, तो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट रिड्यूसेस, किस चीज़ को कम करती है, अगर आप लगातार असेस कर रहे हो तो वो घटाती है किस चीज़ को, लर्निंग को, स्ट्रेस को, टीचिंग को, इंटरेस्ट को, आपके स्ट्रेस को घटाती है। अब देखो कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का जो है वो मतलब एक दो टीचर है, वो आपके प्राइमरी क्लासेस में जो है वो दो ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो कब उनको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, कब वो उनका जो है वो टेस्ट लेंगे, कब वो उनकी कंटिन्यूटी पे असेसमेंट करेंगे। और बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे हमने रिवीजन नहीं किया है ना, अभी तो सिलेबस अभी ख़त्म हुआ है, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर लगातार बच्चे की असेसमेंट होती रहती है तो उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। ओके, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लर्नर असेसमेंट शुड बी, जो लर्नर असेसमेंट होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो लर्नर की अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, विद्यार्थी आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चे के असेसमेंट कर रहे हो उसको ध्यान पे रखते हुए, कौन कौन से पॉइंट, उसकी नीड, इंटरेस्ट, सारी चीज़ों को ध्यान पे रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट एम ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट, आकलन हम करते हैं ना, तो वो किस उद्देश्य से किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम आकलन कर रहे हैं, तो बच्चे की इंप्रूवमेंट उसका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल, हमने 150 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश पेडागोजी के 3 सेक्शंस में हमने इसको किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम पे जो है वो क्लास देखी है इंग्लिश पेडागोजी की, जेबीटी कमीशन 2026 के लिए, अभी 10-12 दिन में आपका पेपर है, उसके लिए जो है ये क्लासेस चली हुई हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, बहुत कम टाइम आप लोगों के पास रह गया है, आप क्लासेस को देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्लास डेली रहती है, और अगर हुआ तो मैं आप लोगों के लिए एक क्लास जो है वो इवनिंग टाइम पे भी रखने की कोशिश करूंगी, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम है। कौन कौन स्टूडेंट चाहता है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग में क्लास हो, वो मुझे बता दीजिएगा। टाइमिंग फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसा आप लोग सोचोगे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।